नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप सभी का हिंदी व्याकरण के क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के क्लास में संज्ञा पढ़ने वाले हैं। संज्ञा क्या चीज है? किसी बच्चे से पूछ दो संज्ञा क्या है, नाउन क्या है, तो मुंह देखने लगते हैं ऐसे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे सरल ढंग से बताऊंगा, जबरदस्त तरीके से बताऊंगा। अब वीडियो आप लगातार देखते रहिए और एक एक बात को समझते रहिए। संज्ञा को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो बच्चे और मेरे भाई और बहन जो नए मेरे चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं व्याकरण के इस क्लास में आपको संज्ञा बताने वाला हूं, और संज्ञा भी हो बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए संज्ञा होता क्या है। तो इस जगत में, इस संसार में जो भी कोई वस्तु है, सबका कोई न कोई नाम जरूर होगा। तो नाम ही संज्ञा है, असंज्ञा ही नाम है। प्यारे बच्चों, इसमें आपको कुछ रटना नहीं है, बस ये समझना है कि आप जो अपने अगल बगल जो कुछ भी देख रहे हैं, सबका कुछ न कुछ नाम जरूर होगा। और अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो बचपन में आपकी माता और पिताजी और या गुरुजी या सर जी जरूर बताएंगे, बेटा इस वस्तु का नाम ये है। तो आप उस वस्तु के नाम से परिचित हो गए। तो जितना भी वस्तु है, जानवर है, कोई स्थान का है, नाम है, सब नाम ही नाम संज्ञा है। बच्चों, आपको इसमें कुछ रटना नहीं है। तो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, जानवर का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है। जो हमारे अंदर भावनाएं उत्पन्न होती हैं, प्रेम और घृणा का, उसका कुछ नाम, मतलब प्रेम और घृणा ये नाम ही तो है। तो जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं उसका भी नाम होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं नाम ही नाम क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा का कार्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ नाम को ही बताना, किसी वस्तु के नाम को बताना, किसी जगह के नाम को बताना, पहाड़ का नाम बताना, पेड़ का नाम बताना। नाम ही नाम ही नाम ही नाम ही नाम ही नाम ही संज्ञा है। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो परिभाषा आपकी क्या हो सकती है? संज्ञा की परिभाषा क्या हो सकती है? अब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्यारे बच्चों, बस यही आपको समझना है कि अगर कोई संज्ञा पूछे तो उससे कह देंगे कि नाम ही नाम संज्ञा है। या परिभाषा याद है कि किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी स्थान के नाम को, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और इसमें आपको संज्ञा के प्रकार पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं संज्ञा के भेद। और इससे पहले आप ये परिभाषा देख लीजिए। और रटना क्या इसको समझना है कि हमारे आसपास जो कुछ भी चीजें दिखाई दे रही हैं, सबका कुछ न कुछ नाम है। तो नाम ही संज्ञा है। तो परिभाषा क्या है? अब इस तरह से तो लिख नहीं सकते कि किसी हमारे आसपास जो वस्तुएं दिख रही है वह संज्ञा है। तो जो परिभाषा व्याकरण में दिया गया है तो लिखने को होगा। तो परिभाषा ये समझने के लिए है कि आसपास जो वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, जानवर हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, सब नाम है तो संज्ञा है। तो परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ क्या आ गया? नाम आया ना। तो सभी के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कार्य वही है, सिर्फ और सिर्फ नाम को बताना। किसी व्यक्ति के नाम को बताना, किसी वस्तु के नाम को बताना, पहाड़ के नाम को बताना, पेड़ के नाम को बताना। ठीक? तो इस तरह से हम कह सकते हैं, संज्ञा की परिभाषा बता सकते हैं। अब आते हैं हम संज्ञा के भेद पर। तो संज्ञा के भेद में देखिए, संज्ञा मतलब जो भी कोई वस्तु होगा वो या तो जीवित होगा या तो अजीवित होगा, या सजीव होगा या तो निर्जीव होगा। या तो उस वस्तु की हम गणना कर सकते हैं या वस्तु की गणना
नहीं कर सकते। तो इस तरह से इसमें भेद किया गया है, कई स्थान पे रखा गया है। तो पहला वर्गीकरण जो किया गया है जीवंतता के आधार पर और अजीवंतता के आधार पर। जीवंतता का मतलब आप समझ गए होंगे, जिसमें जान होगा, जिसमें जान होगा, प्राण होगा, उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया संज्ञा का। जैसे जानवर है, व्यक्ति है, इसमें क्या है, जान है, जो चल फिर सकते हैं उसमें जान है, तो उसमें भी तो कोई नाम होगा, तो नाम ही संज्ञा है। अब संज्ञा ही नाम है। तो जीवंतता के आधार पर, अजीवंतता के आधार पर पहला वर्गीकरण किया गया कि जगत में जितने भी वस्तुएं होंगी या तो जीवित अवस्था में होंगी या तो अजीवित अवस्था में होंगी। तो जो जीवित अवस्था में होगा उसे कहेंगे प्राणीवाचक संज्ञा, और जो अजीवित अवस्था में होगा उसे कहेंगे अप्राणीवाचक संज्ञा। तो जीवित अवस्था में आप जान ही रहे हैं, जैसे है कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, व्यक्ति है। अब ये जो चल फिर सकते हैं ये प्राणीवाचक संज्ञा है। और आपका डेस्क, मेज, कुर्सी, पंखा, बल्ब, ये जो है इसमें जान नहीं है, ये चल फिर नहीं सकते, ये अप्राणीवाचक संज्ञा है। तो पहला वर्गीकरण है जीवंतता के आधार पर, अजीवंतता के आधार पर। और अब देखिए दूसरा वर्गीकरण है गणनीय आधार पर और अगणनीय आधार पर। गणनीय आधार पर जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। गणनीय आधार पर जैसे कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसको हम गिन सकते हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे कोई वस्तु बताइए जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे डेस्क है, बेंच है, इसको हम गिन सकते हैं। और आप जो है जितने भी संख्या मतलब कोई वस्तु ऐसी जिसको हम गिन सकते हैं, या तो आप समझ ही गए होंगे कौन कौन सी वस्तु हम गिन सकते हैं। ठीक है। और जो नहीं गिन सकते उसका कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे पानी है, तेल है, साबुन, पानी है, तेल है, ये आपका, और दूध है, ये आप इसको गिन नहीं सकते, सिर्फ माप सकते हैं। तो ये अगणनीय संज्ञाएं होंगी। मतलब ये अब दूसरे वर्गीकरण में अगणनीय आधार पर ये मतलब इसकी गणना नहीं की जा सकती। और गणना जिसकी की जा सकती है वो आपकी एक वचन और बहुवचन में हो सकती है, और जिसकी गणना नहीं की जा सकती वो सिर्फ और सिर्फ एक वचन में होती है। तो तीसरा वर्गीकरण आपका है व्युत्पत्ति के आधार पर। अब इसको थोड़ा समझ लेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर क्या है, तो इसमें जो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को तीन भेदों में रख सकते हैं, तीन भेद कर सकते हैं संज्ञा की। एक रूढ़ संज्ञा, एक यौगिक संज्ञा, एक है आपका योग रूढ़ संज्ञा। तो अब इसको थोड़ा सा समझ ले क्या है रूढ़ संज्ञा। क्या है? ऐसी संज्ञा जिसका खंड निरर्थक हो उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ संज्ञा। क्या हम बोले? ऐसी संज्ञा जिसका खंड निरर्थक हो, ऐसी संज्ञा जिसका खंड निरर्थक हो उसे हम रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे आप ये चीज नहीं समझ पाए तो ऐसे उदाहरण समझ लीजिए। जैसे क्या है? घर। क्या है? घर। तो जब क्या है? ऐसी संज्ञा जिसका खंड निरर्थक हो, तो घर का जब हम खंड करेंगे, जब विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? घ धन र। तो घ का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। र का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो ऐसी संज्ञा घर, ऐसी संज्ञा आपका क्या कहलाएगी? रूढ़ संज्ञा। अब जैसे आपका है फल। फल का जब हम इसका खंड करेंगे, फ धन ल, न फ का कोई अर्थ निकल रहा है और न ल का अर्थ निकल रहा है। तो जो खंड करने पर अर्थ नहीं निकलता उसको हम कहते हैं रूढ़ संज्ञा। जैसे घर हो गया, फल हो गया, आम हो गया, आम,
आम का जब खंड करेंगे तो आ धन मा, तो इसका जो है कोई अर्थ नहीं निकलेगा, न अ का अर्थ निकलेगा न म का अर्थ निकलेगा। आम हो गया, हाथ हो गया, हाथ का जब खंड करेंगे तो क्या होगा, हा धन थ, तो न ह का अर्थ निकल रहा है न थ का अर्थ निकल रहा है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, प्यारे बच्चों आप भी समझ गए होंगे कि ऋण संज्ञा क्या होती है। ऐसी संज्ञा जिसके खंड का अर्थ न हो, मतलब निरर्थक हो, खंड निरर्थक हो। अब दूसरा है यौगिक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जिसका खंड सार्थक हो, ऐसी संज्ञा जिसका खंड सार्थक हो उसे हम यौगिक संज्ञा कहेंगे। खंड सार्थक हो इसका मतलब खंड करने पे उसका अर्थ निकले। जैसे आप मान लीजिए कोई हिमालय है, कोई नाम है हिमालय, पहाड़ का नाम है हिमालय, जब इसका खंड करेंगे तो हिम धन आलय, जब हिमालय का जब विच्छेद करेंगे, अब इसमें देखिए दोनों शब्दों का आपका अर्थ निकल रहा है। तो हिम का अर्थ होता है बर्फ, आलय का अर्थ होता है घर, तो हो गया हिमालय। ठीक, इसी प्रकार से विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का खंड करेंगे तो विद्या धन अर्थी, तो विद्या को जो अर्जित करे विद्यार्थी। ठीक है, इस प्रकार से जिस शब्दों का जो खंड किया गया है, खंड किए गए शब्दों का अर्थ निकला। अब देखिए योग ऋण क्या होता है। योग ऋण संज्ञा ऐसी संज्ञा जिसका खंड सार्थक हो, ऐसी संज्ञा जिसका अर्थ सार्थक हो लेकिन जो खंड का अर्थ है वो अर्थ न हो, कोई दूसरा अर्थ हो, जो शाब्दिक अर्थ जो हो अर्थ हो रहा है खंड करने पर उसका दूसरा अर्थ लिया जाए, उसे हम कहते हैं योग ऋण संज्ञा। जैसे आप देख लीजिए एक उदाहरण, पंकज। पंकज क्या है, योग ऋण संज्ञा है। कैसे, जब इसका हम खंड करेंगे पंक धन ज, पंक मतलब क्या होता है कीचड़, और ज का अर्थ होता है जन्मा, तो इसका अर्थ तो कीचड़ में जन्मा। ठीक है, कीचड़ में जन्मा, पंक का अर्थ कीचड़ में ज से जन्मा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अर्थ न लेके इसका कोई अलग अर्थ हो। जैसे पंकज का अर्थ क्या होता है कमल। ठीक है, ये अर्थ अब हम नहीं ले रहे हैं कि सीधे सीधे पंकज का अर्थ कमल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो नाम होगा वो आपका योग ऋण संज्ञा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऋण संज्ञा क्या होती है, ऐसा नाम, ऐसा नाम या ऐसी संज्ञा जिसका खंड क्या हो, निरर्थक हो, मतलब खंड करने पर उसमें से किसी का अर्थ न निकले, वो आपका ऋण संज्ञा। ऐसा नाम जिसका खंड सार्थक हो, दोनों का अर्थ निकले। ऐसी संज्ञा जिसका खंड सार्थक हो लेकिन उसका अर्थ जो है कुछ अलग हो, जो खंड का अर्थ हो रहा है उस अर्थ को न लेके दूसरा अर्थ हो, वो योग ऋण संज्ञा होती है। अब आते हैं संज्ञा की पहचान। संज्ञा की पहचान आप नाम से भी कर सकते हैं, और संज्ञा की पहचान जो है जैसे वाक्य में दे दिया गया, तो कैसे आप पहचानेंगे कौन संज्ञा है। तो संज्ञा के बाद अगर प्रसर्ग आ रहा है, कारक चिन्ह आ रहा है, तो हम पहचान जाएंगे कि ये संज्ञा है। ठीक है, क्या पहचान जाएंगे कि ये संज्ञा। जैसे कोई वाक्य दे दिया गया, रमेश ने मुझे मारा, रमेश ने मुझे मारा,
तो ने परसर्ग क्या है, तो संज्ञा के बाद परसर्ग, परसर्ग पहले समझ लीजिए, ने को से के लिए, ने को से के लिए में पर, ये आपका है परसर्ग। ठीक है, संज्ञा के बाद अगर परसर्ग मिल रहा है तो वो क्या होगी, संज्ञा के बाद हम परसर्ग मिल रहा है तो हम समझ जाएंगे कि परसर्ग के पहले वाली संज्ञा है। ठीक है, जैसे वही उदाहरण अभी बताया, रमेश ने मुझे मारा, रमेश ने मुझे मारा। ठीक, तो यहां पे देखिए अब इसमें क्या है कि संज्ञा कौन सी है, वाक्य में अब संज्ञा का पहचान कैसे पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो देखिए ये परसर्ग है ने। ठीक है, तो इसके जो है पहले क्या आया है, रमेश, तो इस संज्ञा के वही संज्ञा होगी, तो इसका मतलब इसके पहले जो आया है वही संज्ञा होगी, तो रमेश संज्ञा होगा। समझ में आया होगा। ठीक है, तो संज्ञा के बाद अगर परसर्ग आ रहा है तो परसर्ग ने को से के लिए में पर, तो ये क्या है परसर्ग, अगर संज्ञा के बाद परसर्ग आ रहा है तो वही संज्ञा होगा। जैसे महेश ने, महेश ने, तो ये महेश क्या हो जाएगा, संज्ञा। श्याम को देखिए परसर्ग आ रहा है, ये आपका हो गया संज्ञा। दिल्ली में, तो में आया तो इसके आगे ये आपका हो गया संज्ञा। चाकू से क्या है परसर्ग है, तो ये आगे वाला आपका संज्ञा है। लड़के के लिए, तो के लिए क्या है आपका परसर्ग है, कारक चिन्ह है, और ये आपका लड़का जो है संज्ञा होगा। तो दूसरा, संज्ञा के पहले विशेषण, अगर संज्ञा के पहले विशेषण आ रहा है उसके बाद वाली जो नाम होगा, विशेषण के बाद जो नाम होगा वही संज्ञा होगा। जैसे मोटा आदमी, तो मोटा क्या है विशेषण है, आदमी क्या है संज्ञा है। ठीक है, तो जैसे छोटी मेज, तो विशेषण आया इसके पहले, तो ये आपका क्या है संज्ञा है, ये विशेषण है। अच्छा लड़का, तो ये विशेषण है, तो ये लड़का आपका क्या हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा। तो विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, और ये तीसरा वर्गीकरण आपको बताए। अब देखिए चौथा वर्गीकरण क्या है, चौथा वर्गीकरण अर्थ के आधार पर, जो परंपरागत तरीके से हमको आपको पढ़ाया जाता है वही है अर्थ के आधार पर। पहला क्या पढ़े, जीवंतता अजीवंतता के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण है आपका गणनीय आधार पर, अगणनीय आधार पर। और तीसरा जो है वर्गीकरण किया गया व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद बताया गया, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। अब चौथा वर्गीकरण है अर्थ के आधार पर, जो हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार की होती है। व्याकरण दृष्टि के, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये तीन संज्ञाएं होती हैं, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की कर दी गई है। और जो आपका इंग्लिश ग्रामर के आधार पर भी 5 प्रकार के, इसलिए हिंदी में भी जो है ये 5 प्रकार हो गया है। लेकिन हिंदी व्याकरण में संज्ञा 3 ही प्रकार की होती है और पढ़ते हम लोग 5 प्रकार की है। कौन कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं कॉमन नाउन। भाववाचक संज्ञा कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और चौथा आपका है समूहवाचक संज्ञा, कहते हैं कलेक्टिव नाउन। और पांचवा आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको कहते हैं मटेरियल नाउन। तो अब हम इस चौथे वर्गीकरण का जो ये 5 संज्ञा अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।